आपके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स या आउटलाइन समझ लें कि ये सारी चीज़ें हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट और अचीविंग अदर बेनिफिट्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जब हम टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई कर लें और टेक्नोलॉजी के सिलेक्शन तक आ जाएं, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी को वहाँ पहुँचाना जहाँ से हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रॉफिट अचीव कर सकें या जो है उस टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर एक्वायरिंग द टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है हम उसमें से बेनिफिट्स गेट कर सकें। द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, और यूटिलाइजेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को हम क्यों यूटिलाइज़ करें या साइंटिफिक डेवलपमेंट हम क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें अपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट से हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट्स हासिल हो या हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। ओके, टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन के हमारे पास 3 रूट्स हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग के रूट्स में आते हैं या कमर्शियलाइजेशन के उसमें आते हैं टेक्नोलॉजी में, सब प्रोसेस में। तो 3 रूट्स हमारे पास क्या हैं: इन हाउस डेवलपमेंट, जॉइंट कमर्शियलाइजेशन और सेलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन हाउस डेवलपमेंट हमारे पास वो है कि जो कंपनी है वो जो चीज़ों को जो आपके पास जो चीज़ बना रही है उसकी प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्नोलॉजी के है टेक्नोलॉजी की जो हो वो इनसाइड आपकी कंपनी में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी आर कैरिड आउट विद इन द कंपनी। कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हो, चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, तो दोनों ये जितने भी काम हो इन हाउस आपके पास हो। सेकंड आपके पास आता है जॉइंट कमर्शियलाइजेशन। जॉइंट कमर्शियलाइजेशन में जैसे हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा था कि 2 कंपनीज या 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो वैसे ही आपके पास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू जॉइंट वेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ अलाइंस। ठीक है, या तो आप अलाइंस के ज़रिए या जॉइंट वेंचर के ज़रिए दो कंपनीज मिलके काम कर रही हो, जैसे प्रोडक्शन का काम कोई और कंपनी करके आपको दे रही हो, आपसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन लॉजिस्टिक जो है वो जो यूज़ करती है वो थर्ड पार्टी का यूज़ करती है, तो जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी से हम ले रहे होते हैं और जो है प्रोडक्शन हम खुद कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, जॉइंट कमर्शियलाइजेशन के रूट के ज़रिए वो काम कर रहा होगा। थर्ड आपके पास है सेलिंग टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को सेल कैसे करोगे, कैन टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग आइडिया, प्रोटोटाइप, पेटेंट एंड लाइसेंस सेल्स। मतलब टेक्नोलॉजी को सेल करने का कोई भी स्टेज हो सकता है, या आप अपनी कंप्लीट जो है टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हो, या आप सिर्फ आइडिया सेल कर रहे हो। जो आइडिया होता है वो खासकर पैटेंट किया जाता है, तो आप उसको सेल कर रहे हो, या जस्ट प्रोटोटाइप आपने बना के दिया आप उसे सेल कर रहे हो। या आपके पास जैसे हमारे पास ऑरेकल की कंपनी वाले वो लाइसेंसिंग देकर अपने या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है वो लाइसेंसिंग देती है अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की, या तो आप अपने टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूज़ करवा रहे हो या सेल करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन सब प्रोसेस। टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन के सब प्रोसेस में हमारे पास 3 प्रोसेस आते हैं: कमर्शियलाइजेशन या मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। ठीक है, थ्रू आउट होल चैप्टर हम इन तीनों चीज़ों पर ही सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग। अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स derived from a set of processes, particularly marketing, since successfully introducing a new product or service into the market requires advertising, distribution and selling of a product or service. अच्छा, कमर्शियलाइजेशन या मार्केटिंग हम कब कर रहे होते हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे होते हैं? अगर बेसिकली देखा जाए कमर्शियलाइजेशन या मार्केट हम उस वक्त कर रहे होते हैं जब हमने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हमने लॉन्च कर दिया हो, बनाया हो। ठीक है, या कोई न्यू प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, मार्केट में लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब तक आप लोगों में ये आगाही नहीं फैलाएंगे कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बिक
आगे जाके वो ख़रीदेंगे नहीं। तो उस चीज़ को जो है लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कमर्शियलाइज़ करना पड़ता है या उसको मार्केट करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड आपके पास है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात अगर हम देखें कि कहाँ से टेक्नोलॉजी बन के आ रही है और कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है। ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजीज इंटरनली फ्रॉम एन R&D यूनिट टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मतलब इंटरनली आपके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, ये यूनिट ने आपके अपनी कंपनी के इंटरनली एक टेक्नोलॉजी बनाई और उसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, ठीक है। अब सेकेंड है फ्रॉम एन एक्सटर्नल कंपनी पार्टनर टू द इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या जो है आपने बाहर से कोई टेक्नोलॉजी ख़रीद के लेकर आए और उसे आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया, या जो है आपके पास और फ्रॉम एन इंटरनल R&D यूनिट टू अ पार्टनर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, या आप अपने इंटरनल R&D में R&D डिपार्टमेंट में या यूनिट में आपका बनाया हुआ आपकी जो बनाई हुई टेक्नोलॉजी है वो आप अपने पार्टनर को सेल करके क्या करें, उसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन तरीके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के डिफ़ाइन किए गए कि इंटरनली आपने बनाया, आपने खुद इस्तेमाल किया, या किसी और का बनाया हुआ आपने इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया। थर्ड वन, आपका इंटरनल R&D डिपार्टमेंट का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी ने आपके पार्टनर को आपने दिए इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन में हमारे पास क्या है, पुट न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू यूज़, ठीक है। आप अपने अब टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करेंगे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लिया, मार्केटिंग कर ली, सब कुछ हो गया आपके पास आ गया, आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। अब यूटिलाइज़ आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पुराना कोई था और न्यू आप कोई उसका एक जस्ट न्यू पार्ट लेकर आ गए कि मेरे पास पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी थी लेकिन उसमें इस चीज़ की कमी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, बल्कि मुझे एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट वे में। जस्ट जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है उसको न्यू के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। एडजस्टिंग मीन्स आपके पास जो है उसी में कुछ अगर एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइजिंग, ठीक है। कस्टमाइजिंग मतलब आप एक टेक्नोलॉजी लेकर आया, आपने अपनी कंपनी के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया। और लास्ट वन हमारे पास है इम्प्रूविंग, मतलब जो आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है उसको आपने इम्प्रूव करके इस्तेमाल किया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन के सब प्रोसेसेस में हमारे पास दो मेजर फैक्टर आते हैं मार्केटिंग के। मतलब अभी हमने तीन चीज़ें डिस्कस की सब प्रोसेसेस में, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपके पास जो मार्केटिंग या कमर्शियलाइजेशन था, ये उसी के पार्ट है। इसके दो मेजर फैक्टर्स हमारे पास होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला हमारे पास है रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू कस्टमर, या जो है सेकंड वन है रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप्स विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है। दो तरीके से आप जो है अपने कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। या तो आप न्यू कस्टमर्स लेकर आए, मार्केटिंग करेंगे, जाहिर सी बात है न्यू कस्टमर लेकर आ सकते हैं, या जो है हमारे जो एक्सिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना, बरकरार रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्केटिंग प्लान इज़ द मिक्स ऑफ द फोर। जब आप मार्केटिंग प्लान कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को देखोगे, जैसे प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ठीक है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसको प्रमोट कैसे करेंगे और किस जगह पे प्रमोट करेंगे, ठीक है। और इट शुड रिफ्लेक्ट्स द वांट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ कंज्यूमर्स इन द टारगेट मार्केट, ठीक है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर या कस्टमर के वांट्स और डिज़ायर पर मबनी हो, ऐसा ना हो। और इस पर टारगेट मार्केट बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे टॉयज़ बना रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप टॉयज़ बनाते हैं, तो आपका टारगेट मार्केट क्या होगा, जहाँ पे बच्चे होंगे, ठीक है। आपके टारगेट पर्सन, आपका टारगेट ऑडियंस उस वक्त क्या होगा, आपका टारगेट ऑडियंस वो जो टॉयज़ होंगे वो किस एज के चिल्ड्रंस के लिए होंगे, उस एज के बच्चों को आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो जो भी आप प्राइस रखोगे प्रोडक्ट का, वो भी उसी चीज़ को सोच कर रखोगे। प्रमोट कहाँ पे करोगे, जैसे अब आपको पता है कि टॉयज़ है तो आप जाके यूनिवर्सिटी में तो उसको आप प्रमोशन के लिए तो नहीं जाओगे ना, आप कहाँ जाओगे, या ऐसे प्ले पोर्ट वगैरह जो जहाँ पे हो, या अगर यूनिवर्सिटी, या अगर आपके पास एजुकेशनल टॉयज़ हैं जिनसे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो आप भी जाके जो है अर्ली एजेस के जो बच्चे होते हैं, जैसे किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, आप उनके पास जाके उनको टारगेट करोगे। तो जो भी आप मार्केटिंग प्लान बनाओगे वो प्लान जो है
इन्हीं चीज़ों पे जो आपका कस्टमर टारगेटेड कस्टमर होगा उसी के वांट्स और डिज़ायर के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है मार्केट रिसर्च, सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस अबाउट कंपनीज बिजनेस। अच्छा, आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए और मार्केट रिसर्च इस तरीके से करना चाहिए वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि आप कहाँ, कब, ठीक है, क्यों और कैसे जो है अपना प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को जो है या जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे या मार्केट करोगे तो वो इन चीज़ों पे ये जो 4 W और एक H है उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके वाई क्वेश्चन अबाउट कंपनीज बिजनेस। ठीक है। आपकी कंपनी के बिजनेस के मुताबिक वो मार्केट रिसर्च आप कैसे करोगे कि हम ये जो है प्रोडक्ट लेकर जो आ रहे हैं वो क्या है, कहाँ उसका जो है टारगेट मार्केट होगा, ठीक है, कब हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हम क्यों कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो ये बात, ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए वाइल मार्केटिंग, या आप कहते हैं या मार्केटिंग रिसर्च करते वक्त या मार्केटिंग को प्लान करते वक्त। ओके। मार्केटिंग प्रोसेस, हमारे पास 4 मार्केटिंग के प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मार्केट प्रिपरेशन। अब मार्केट प्रिपरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि प्रिपेयरिंग द मार्केट refers to reading customers and other companies for the change by educating the market on a product or service। ठीक है। आपको मार्केट तैयार करना है। जैसे आपको पता है कि हमारी कंपनी है वो ये चीज़ें इस तरीके से लेकर आएगी। जैसे आपके पास प्ले स्टेशन होते हैं, अक्सर बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा जो है उसका डिमांड होता है, बहुत से लोग खेलते हैं। अब आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपके टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे, आपने प्लान अपना डिसाइड कर लिया कि आपके 4 पीस क्या होने चाहिए। उसके बाद आपने अपना मार्केट प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मार्केट प्रिपरेशन प्रोडक्ट बनाने से पहले हमेशा स्टार्ट होता है कि आपको पता है कि इस टाइम तक आपका जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो आपने पहले से क्या करना है, अपने कस्टमर को या टारगेट मार्केट को क्या करना है, अप्रोच करना है और उन्हें एजुकेट करना है कि ऐसी कोई चीज़ अभी आने वाली है। उनके कानों में ये बात डालनी कि ऐसी कोई चीज़ आने वाली है, ऐसी कोई चीज़ आने वाली है, ताकि वो क्या कर सकें, उस वक्त जब वो आ जाए तो आपका प्रोडक्ट चलना या प्रॉफिट करना शुरू हो जाए। ठीक है। तो मार्केट प्रिपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि अपने कस्टमर को एजुकेट करना कि एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली। अक्सर इस चीज़ के बेस्ट एग्जांपल आप मोबाइल्स वगैरह के वर्जन्स पे ले सकते हैं कि अगर एक न्यू मोबाइल का आता है कि लॉन्च होता है कि अब इस मोबाइल का न्यू वर्जन आने वाला है, तो वो हमेशा पहले ही आपको एक ऐड की सूरत में, किसी चीज़ की सूरत में आपको दे दिया जाता है। पहले से आपको पता चलता है कि आप जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक न्यू वर्जन आने वाला है। तो वो चीज़ आपके कस्टमर को बहुत जल्दी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास है टारगेटिंग। टारगेटिंग बेसिकली क्या है, फाइंडिंग द राइट कस्टमर्स एंड लर्निंग देयर कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन द मार्केटिंग फीचर्स टू डायरेक्ट to the varying customer segments for which it is important to understand adopter types। ठीक है। अब टारगेटिंग आप करें, टारगेट मार्केट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन सा राइट कस्टमर है आपके इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं कौन जाके उसको ख़रीदेगा। आपको उस कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी जो चीज़ जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, उसको बहुत अच्छे से मार्केट में क्या कर सके, पेश कर सके, ताकि आपका कस्टमर जो है और कहीं ना जाए और आपके पास ही आके आपकी चीज़ आपसे ले सके। ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग इसे ख़रीदेंगे और उसे कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत ही महंगा सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो हेयर प्रोडक्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि हेयर प्रोडक्ट जो है नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल जगह पे जाएँ और वो हेयर प्रोडक्ट सेल करना चाहें, आपने कहा कि भाई ये हेयर प्रोडक्ट है, ये 10,000 का एक आता है। आप आ गए किसी मतलब अनडेवलप्ड एरिया में, जैसे लियारी का एरिया है, आप वहाँ पे आ गए, आपने लोगों से कहा कि ये 10,000 की शैम्पू, इसमें ये फीचर्स हैं, ये है, ये है, ये आप ख़रीदेंगे, आपको ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे इससे। लेकिन वो बंदा कभी नहीं ख़रीदे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ पे आपका जो राइट कस्टमर है, आपको वहीं पे जाके करना चाहिए। तो जो भी इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, जाहिर सी बात है आप उन्हीं लोगों को जाके टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ है कि आपको अपने लिए राइट कस्टमर को फाइंड करना है और आपको पता होना चाहिए कि उनको किस चीज़ की नीड है। उसी के हिसाब से आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशनिंग। Technology marketing builds its positioning according to the adopter type।
अडॉप्टर आप कस्टमर ही समझ लें कि टेक्नोलॉजी की जो मार्केटिंग है वो उसकी जो पोजीशनिंग है हम कस्टमर के टाइप के मुताबिक करते हैं। It requires a clear-cut positioning strategy based on developing a completely working product application rather than diversification। ठीक है, पोजीशनिंग में हमारे पास क्या है कि टेक्नोलॉजी को जो है एक पोजीशनिंग में हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी मार्केटिंग बिल्ड्स इट्स पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू द अडॉप्टर टाइप। ठीक है, अडॉप्टर टाइप के मुताबिक अगेन वही बात आ गई कि आपका अडॉप्टर किस टाइप का है, उसी टाइप के मतलब उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पोजीशनिंग करनी है। अब पोजीशनिंग से मुराद है कि आपको कब और किसके पास फिर लॉन्च करना है और किस टाइम पे लॉन्च करना चाहिए, कब लॉन्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर अपने जो है प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग करनी चाहिए या मार्केटिंग करनी चाहिए उसकी। तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपको मालूम है कि आपका एक कॉम्पिटिटर भी है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कब लॉन्च करें, उसके साथ या तो लॉन्च करना चाहेंगे या उससे पहले लॉन्च करना चाहेंगे, या कोई ऐसा टाइम जो है जहाँ पे उसके कस्टमर बच जाएं, आपको लगता है कि यहाँ पे उसने टारगेट नहीं किया। प्ले इसमें पोजीशनिंग में आप प्लेस टाइम, ठीक है, सारी चीज़ें देखते हुए क्या करेंगे, अपने मार्केटिंग की पोजीशनिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, लास्ट वन आपके पास है एग्जीक्यूशन। वन और मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ अडॉप्शन बट टेक्नोलॉजी फर्म्स नीड टू डू मोर देन दैट। अच्छा, एग्जीक्यूशन में ये है कि आपके इसका सबसे आखिरी स्टेज है कि आपने मार्केट प्रिपेयर कर दिया, टारगेट भी कर लिया, पोजीशनिंग भी कर दी अपने प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी की, देन आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहें। अब एग्जीक्यूट आपने ऐसे कर दिया कि आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी मार्केट में और फोर्स आउट कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर को भी उसने जो है क्या कहते हैं, फोर्थली आउट कर दिया कंपटीशन से, या उसके बराबर तक आप आ गए, आपने अपने कस्टमर के ट्रस्ट को गेन किया, आपने कंपनी के इमेज को बेटर बनाया। तो ये चीज़ आपके लास्ट में जब आप वो तीनों पार्ट कर रहे हो तो एग्जीक्यूशन में ये काम आपके होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। पहले हमने टेक्नोलॉजी के जो है कमर्शलाइजेशन और जो है मार्केटिंग पे बात की है, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है क्या? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस बाय विच द टेक्नोलॉजी नॉलेज, the technology, knowledge and information developed by a creator is applied and utilized by an applier। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें आप टेक्नोलॉजी के नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को डेवलप करता है या क्रिएटर क्रिएट करता है। ठीक है, और यूटिलाइज बाय क्या होता है, अप्लायर या आपका कस्टमर उसे क्या करता है, यूटिलाइज करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ये कि एक ने बनाया और दूसरे को क्या किया, सेल किया, और दूसरे ने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया या उसे यूज़ किया। अब है आपके पास फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटर्स माइट बी इंडिविजुअल। अब क्रिएटर किस टाइप के आपके पास हो सकते हैं? आपका क्रिएटर इंडिविजुअली भी बना सकता है, आपकी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट खुद बना सकता है, या आप कहीं और से कमर्शियल डेवलपर जो है से आप अपनी कंपनी के लिए वो टेक्नोलॉजी बनाएं, या एक पार्टनर बना रहे हैं उसके साथ कोलेबरेट करके जो है अपने R&D डिपार्टमेंट को और उनके R&D डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कराएं, या एक किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अक्सर बहुत सारे NGOs इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने मिलकर काम कर लिया, या जो है आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम कर लिया। अप्लायर माइट बी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, be a manufacturing department of the company where technology is developed internally or cooperatively. It might be a commercial company or a competitor or the government। अब जो है कस्टमर ये होना चाहिए, और अप्लायर जो अप्लाई करना चाह रहा है या यूटिलाइज करना चाहे, जाहिर सी बात है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा, जो है वो कंपनी जो है अपने इस्तेमाल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्रोडक्ट क्रिएटर से ख़रीद रही होगी। ठीक है, या जो है वो इंटरनली, सेकंड क्या है, और कॉपरेटिवली, ठीक है, अलग से कोई कॉपरेट डिपार्टमेंट होगा, या कमर्शियल कंपनी होगी, या कोई कॉम्पिटिटर होगा, या कोई गवर्नमेंट का बंदा होगा जो उसके लिए जो है अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज कर रहा होगा उस टेक्नोलॉजी को। इफ़ ईदर द क्रिएटर और अप्लायर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस एट द इंटरनेशनल लेवल। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे अक्सर हम डिफरेंट कंपनीज और एकल पे काम कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी है, वो भी जो है जर्मन कंपनी का है, वो भी, तो वो भी क्या कर रहा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो क्या फैक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को अफेक्ट कर सकते हैं? हाई लेवल ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वेयर ट्रांसफ़र। सबसे पहले क्या फैक्टर है कि सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी कंपनी को या आपके एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए। फिजिबिलिटी फाइंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ आर हाई। फिजिबिलिटी के कितना फिजिबल है वो टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिबल होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, सक्सेस ज़्यादा होगी। और है एडवांस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ओवरलैप विद द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो ओवरलैप कर जाए आपके पुरानी टेक्नोलॉजी को, ग्रोथ पोटेंशियल हो उस एप्लीकेशन का हाई हो। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडवोकेट ऑफ द ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। एडवोकेट से यहाँ पे मुराद है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको उसका कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, उसको आता हो काम, ताकि अगर हम कहीं पे किसी मसले में पड़ जाएं तो वो उसे ठीक कर सके। तो वो भी सक्सेस के रेट पे इफ़ेक्ट करता है। उसके जॉइंट प्रोग्राम्स बिटवीन टेक्नोलॉजी डेवलपर एंड टेक्नोलॉजी बायर, या दोनों मिल के काम करें उस पर, ठीक है, तब भी आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। ट्रांसफ़र प्रोसेस में हमारे पास क्या है, चार प्रोसेस डिफाइन किए गए हैं कि डिटरमाइनिंग द ट्रांसफ़र मेथड, एक्टर्स एंड टाइमिंग। प्री ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ क्या होंगे? ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ मतलब पोस्ट आप कह सकते हैं, ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ एवेल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। इस पे हमारे पास आगे स्लाइड्स हैं डिटेल्ड। ओके, नंबर वन है डिटरमाइनिंग द ट्रांसफ़र मेथड, एक्टर एंड टाइमिंग्स। बेसिकली आपके जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है फॉर्मल, एक हमारे पास है इनफॉर्मल। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उससे पहले जो भी हमारा R&D डिपार्टमेंट होगा या जो कंपनी के वो लोग जो टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो है इस काम में होते हैं, वो क्या करते हैं, एक डिसीजन पहले लेते हैं कि पहले चेक करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारा आइडेंटिफाई हो गया, सेलेक्ट हो गया, वो कितना मेच्योर है। जब इन सारी चीज़ों पे बात हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास तब आता है ट्रांसफ़र का मेथड, के ट्रांसफ़र किस तरीके से हम करेंगे। फॉर्मल एक होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल प्रोसेसेस में हमारे पास क्या है, इंक्लूड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रू publish material in the form of printed or electronic media, meetings in digital exchanges और reverse engineering। ठीक है, या तो है आप मतलब यहाँ पे जितना भी आप काम कर रहे होंगे या प्रोसेस जो भी आपका चल रहा होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप समझे चल रहा होता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आपने मीटिंग कर लिया, कोलेबोरेट कर लिया। ठीक है, तो इनफॉर्मल आपका ज़्यादातर इसी तरीके से चल रहा होता है कि टेक्नोलॉजी को आप इनफॉर्मली किस तरह एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सेकेंड आपके पास है फॉर्मल टेक्नोलॉजी। फॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अप्रोचेज आर बेस्ड ऑन लीगल एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट बना रहे होते हो कि पार्टिसिपेंट के दरमियान और ये बिटवीन द पार्टिसिपेंट इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस। द मेजर मेथड ऑफ एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आर, टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफ़र किस तरीके से कर रहे होते हो फॉर्मली, पहले तो आप एग्रीमेंट्स करोगे, लीगल एग्रीमेंट्स। तो ये भी जो आपको ये दिख रहे हैं लीगल एग्रीमेंट्स, तो बेसिकली आपके पास पार्ट है। ठीक है, ओ ई एम आई थिंक हमारे पास ये जो है एक क्या कहते हैं टर्म इस्तेमाल किया जाता है अक्सर ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ में, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे आप कोई टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, एक्वायर करवा रहे हैं उनको, तो आप उनसे किस तरीके से उस टर्म में कैसे बात करेंगे। तो OEM आपके पास एक तरीका होता है। सेकंड आपके पास है टर्न की प्लांट्स। ठीक है, टर्न की प्लांट्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि पूरा एक कंप्लीट प्लान होता है जिसके तहत वो आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आप वो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं। वो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको जितना प्राइस आपने कहा है और जिस टाइम पे आपने कहा है उसी टाइम आपको ला कर दे देते हैं। बेसिकली जो टर्न की प्लांट्स का कॉन्सेप्ट, या मैं इस वर्ड को ज़्यादातर ये कहूँ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जैसे OEMs के मेनली के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हुए मैंने सुना है, और टर्न की जो है ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में। सेकंड थर्ड आप लाइसेंसिंग कर सकते हैं।
ठीक है। एक विज़िट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी का हाफ हिस्सा या कोलैबोरेट करके कर सकते हैं उस दूसरी कंपनी के, या आपकी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट मिलके उस पे काम कर रहा हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेथड। अब ट्रांसफ़र आप कितने मेथड से, कितने मोड से कर सकते हैं? 4 मोड्स हैं आपके पास टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के। सबसे पहले आपके पास है ओवर द वॉल मोड। ओवर द वॉल मोड में हमारे पास क्या, रिसीवर्स हैव नो क्लोज कॉन्टैक्ट विद डेवलपर्स, एग्जांपल्स आर लाइसेंसिंग एंड टर्नकी प्लांट्स। ठीक है। ओवर द वॉल मोड में हमारे पास क्या है कि रिसीवर के पास कोई नॉलेज नहीं होता, आप जिससे ले रहे हो आपको नहीं पता ये किसका प्रोडक्ट है, वो क्यों बेच रहे हो। जैसे आप लाइसेंसिंग लेते हो किसी सॉफ्टवेयर से, आपको नहीं मालूम है कि आप किससे ले रहे हो। या टर्न की प्लांट्स में जो 2 एग्जाम्पल हैं, इनमें वो ये आपके आते हैं ओवर द वॉल मोड में। सेकेंड आपके पास है रिसीवर्स एज कंसल्टेंट्स मोड। डेवलपर्स हैव द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जिनसे आप खरीद रहे होते हो वो डेवलपर खुद होते हैं, बट दे कंसल्ट फ्रिक्वेंटली विद रिसीवर्स। सम लाइसेंसिंग एंड कोलैबोरेटिंग माइट बी परफॉर्म्ड इन दिस मोड। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि या तो लाइसेंसिंग भी परफॉर्म हो रही होती है और कोलैबोरेशन भी होता है R&D डिपार्टमेंट का। ठीक है। थर्ड वन आपके पास है टीम मोड। रिसीवर्स एंड डेवलपर्स वर्क टुगेदर टू डेवलप एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल थ्रू कोलैबोरेटिव R&D। ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि टीम वर्क में जो है रिसीवर या डेवलपर दोनों एक साथ, मतलब सेलर और बायर एक साथ काम कर रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। लास्ट है आपके पास अपेरेंटिसशिप। इसमें क्या है, रिसीवर्स बिकम डेवलपर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मेन टेक्नोलॉजी और नॉलेज ऑनर, फॉर एग्जांपल OEM जैसे हमने कहा ऑटोमोबाइल की कंपनीज के लिए ज़्यादातर मैंने इस्तेमाल करते हुए सुना है। तो रिसीवर खुद ब खुद डेवलपर तक बन जाता है, लेकिन डेवलप किस तरीके से कर रहा होता है, जो उसका डेवलपर होता है वो उसको डायरेक्ट कर रहा होता है, या जो ऑनर होता है वो उसे बताता है कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमेटिव कंपनी की बात करें, उसमें हमारे पास अक्सर पाकिस्तान में तो कोई अपनी कार बनाई नहीं जाती है, तो हमारे पास अक्सर पार्ट्स आते हैं बाहर से। यहाँ पे क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो OEM के अंदर और या अपेरेंटिसशिप कोड के अंदर। नेक्स्ट है प्री ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़। ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? फर्स्ट, फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलाइज ऑन लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग बाइंडिंग कंडीशन ऑन व्हाट विल बी ट्रांसफर बिटवीन हूम, व्हेन, हाउ एंड फॉर व्हाट प्राइस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से पहले आपको क्या देखने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। कंडीशंस होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि आप किस हिसाब से ट्रांसफ़र कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कितनी कीमत में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। After the contract is prepared either by the developer or the receiver, it is jointly negotiated and a final form is reached। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पहुँचे हैं उसको जाहिर सी बात है जॉइंटली नेगोशिएट किया होगा, एक फाइनल फॉर्म में आप पहुँच जाओगे। ठीक है। फिर क्या है, बिफोर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्टार्ट्स देयर माइट बी अ नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स टू फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड वर्क फ्लोज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज। ओके। टेक्नोलॉजी को जब ट्रांसफ़र करना आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी एडजस्टमेंट की जाहिर सी बातें चीज़ें होंगी कि आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ के आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर कितने होने चाहिए, या जो आपको सपोर्ट दे रहा है उसके पास कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे प्री ट्रांसफ़र या टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़। ज़ाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें देख ली, अब टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र करें तो फिजिकल इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टमेंट टेक प्लेस mainly before the transfer process start, although further changes may be needed after technology is transferred in-house depending on whether problem arise and to accommodate unforeseen application needs। ज़ाहिर सी बात है जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है कि प्री हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए, देन हमने सारी चीज़ें नेगोशिएट कर ली, एक फॉर्म में आ गए कि फिक्स फॉर्म आ गया कि ये चीज़ें थी। और ट्रांसफ़र करने से पहले तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने टेक्नोलॉजी ख़रीद ली, अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एडजस्ट करवा रहे हैं, उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कभी कभार जब हम टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो वो इंस्टॉल करते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि मे बी वो उन्होंने कहीं और जहाँ पे उसको इंस्टॉल करवाया था, वो छोटी कंपनी हो, हमारी कंपनी बड़ी हो, तो
बेसिकली जब भी हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र या डिप्लॉय कर रहे होते हैं या इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, फिर हमें क्या करना है, उनको रिजॉल्व करना। लास्ट वन हमारे पास इसमें है एवल्यूशन इम्प्रूवमेंट्स। एवल्यूशन इम्प्रूवमेंट हमारे पास क्या है, व्हेन फुल प्रोडक्शन स्टार्ट feedback starts to follow either from internal production department or from market customer, which creates another round of evaluation and improvement activity। ओके, एवोल्यूशन में सबसे पहले आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पे फीडबैक का कह रहे हैं कि फीडबैक लेना चाहिए। एवोल्यूशन अगर आपने करना है अपने प्रोडक्ट की, तो या जो आप लेकर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी उसको एवोल्यूएट करना है, तो आप इंटरनल डिपार्टमेंट में पहले पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ से फीडबैक लेंगे। दैन कंप्लीट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद अगर उससे कुछ बनता है प्रोडक्ट, तो आप उस प्रोडक्ट के लिए अगेन क्या करेंगे, अपने कस्टमर से क्या लेंगे, राय लेंगे कि आपको कैसे लगा। ठीक है, तो दिस इज़ वाई इन द डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टार्टअप अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू फाइन ट्यून द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द न्यू टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है, अगर फीडबैक लेते वक्त कहीं से आपके पास नेगेटिव फीडबैक आ जाए या कहीं पे इम्प्रूवमेंट डिमांड की जाए, तो आप क्या करेंगे, उस एवेल्यूएशन के बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे। Next, the evaluation might be carried out in any combination of the following effectiveness dimension। कुछ dimensions हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को evaluate करेंगे, और वो हमारे पास हैं ये evaluations and improvement विलियम्स एंड गिब्सन। ठीक है, इन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे 1990 में कि ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को एवेलुएट करोगे, दैन अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी वर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवोल्यूशन के प्रोसेस में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस वाली चीज़ पहले से ही आपको इम्प्रूव फॉर्म में मिलती है। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह भी निकल आते हैं, तो जहाँ से आपने लाइसेंस करवाया उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं, तो वो एवोल्यूशन वो इम्प्रूव करके देंगे आपको। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, आप हेल्प ले सकते हैं जहाँ से आपने ख़रीदा है एवोल्यूशन के बाद। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन, आप जो है अगर एवेलुएट करेंगे उस चीज़ को, अगर वो अच्छा निकल के आएगा तो इम्प्रूवमेंट में आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। कॉस्ट आपका बच सकता है अगर वो बहुत अच्छे से काम करे। ये सारी चीज़ें आप इनको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सी वर्डिंग है। डिफरेंट जैसे जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी को आप ब्रीफ करेंगे, उसमें मार्केट शेयर्स आपकी कंपनी को मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम स्पेंड लिखा है, बहुत कम टाइम में बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। तीन चीज़ें हमने इस चैप्टर में टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हुए डिस्कस की हैं कि फर्स्ट आप मार्केट कैसे करेंगे अपना प्रोडक्ट, सेकंड आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, थर्ड आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। अब हमारे पास है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। Although the technology transfer might have been successful, the result from the exploitation of the technology might not be as expected or designed। ठीक है, मे बी आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो जो रिजल्ट्स हैं एक्सप्लॉयटेशन के, वो उस तरीके से ना हो जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, हम कहते हैं रोबस्ट है, तो रोबस्ट के मीनिंग में हमारे पास क्या आते हैं कि हमने जो इनपुट दिया उससे उसने वही एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें दिया, तो हम कहते हैं कि वो रोबस्ट है। ठीक है, तो मे बी वो सही से काम कर रहा हो, लेकिन वो आउटपुट ना दे जो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, द टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन माइट बी कंसिडर्ड इन द लाइन्स ऑफ री इंजीनियरिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो यूटिलाइजेशन है उसको कंसिडर किया जाता है, या तो आप उसको री इंजीनियरिंग करें। ठीक है, दोबारा से उसको देखें कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखें, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं या री इंजीनियर कर सकते हैं, ताकि वो आपकी कंपनी के यूज़ में आ सके, आपकी कंपनी से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके। सिंस द गोल इज़ ईदर मेंटेनेंस, या तो मेंटेनेंस करें उसकी, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, या आपके जो पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको क्या करें, इम्प्रूव करते जाएं, ताकि वो आपके कंपनी के जो है गोल्स को मीट कर सकें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के हमारे पास तीन मेजर स्टेप्स हैं। एक हमारे पास है मेजर
टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड है आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज़ एंड डेवलप अ बिजनेस केस टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन। थर्ड हमारे पास है इम्प्लीमेंट चेंजेस। फर्स्ट वन हम देखते हैं, मेजर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस। हमारे पास क्या है, मोस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी assessed quantitatively, helping to form an objective view on the worth of the investment. In contrast, technology investment may have a substantial but far less visible impact on the business, especially in the short term. In the long run, the firm may have a better product. अच्छा, यहाँ पे दो किस्म के आपके पास इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हम पैसा लगाते हैं, कंपनी बनाते हैं, ज़रूरी थोड़ी उसमें टेक्नोलॉजी हो या ना हो, लेकिन जो भी हम बिजनेस पे खर्च करते हैं वो हमारे पास कैपिटल अमाउंट आता है। तो कैपिटल अमाउंट अगर हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म में भी हमें फ़ायदा नज़र आने लगता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की इन कंट्रास्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो बहुत जल्द हमें नज़र नहीं आता, उसका फ़ायदा बहुत जल्द नज़र नहीं आता। तो जो है अगर उसका फ़ायदा देखना है तो वो लॉन्ग रन में हमें दिखेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन रेजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर टेक्नोलॉजी मैनेजर, ठीक है। जब आप टेक्नोलॉजी को एवेलुएट कर रहे हो तो ये चीज़ें हैं जो एक मैनेजर के माइंड में आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ टू बी एवेलुएटेड, आप किस चीज़ को एवेलुएट करेंगे अपने टेक्नोलॉजी के अंदर। हु इज़ टू बी इन्वॉल्व इन एवेलुएशन, कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसको एवेलुएट करने में। व्हाट रोल्स डू दे प्ले, ठीक है। जो बंदे या जो टेक्नोलॉजी आपके पास, जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो आपके पास इन्वॉल्व हैं इसमें, तो वो क्या पार्ट प्ले कर रहे होंगे, क्या रोल प्ले कर रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा तो वो वहाँ से एवेलुएट कर रहा होगा, तो कोई किसी पार्ट में एक्सपर्ट होगा तो उस हिस्से को एवेलुएट कर रहा होगा। what criteria to be used in the evaluation, ज़ाहिर सी बात है आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि इस पे अगर वो इस क्राइटेरिया पे उतर आया तो दिस मीन्स हमारे पास वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज़ नहीं। तो हर कंपनी को या हर चीज़ को एवेलुएट करने का एक क्राइटेरिया हमारे पास होगा। आप में कैसे करेंगे। फैक्टर्स ऑफ जजिंग क्राइटेरिया, अब जिन क्राइटेरियाज़ की हम बात करें कि किस किस चीज़ पर या आप जो है इस क्राइटेरिया को जज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू फर्म, कि आपके फर्म को कितनी है। अब इसी के अंदर हमारे पास है इन द इनपुट प्रोसेस। इनपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में हमारे पास ये मॉडल कहाँ से आता है। मॉडल इस तरीके से हमारे पास आता है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी को जो मेजर हम करते हैं उसके बहुत सारे हमारे पास इतने ज़्यादा मॉडल्स नहीं होते। तो इसीलिए इनमें से अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को मेजर करना है, उसकी यूटिलाइजेशन या परफॉर्मेंस को, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल इस्तेमाल किया गया है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट है। अब इनपुट मेजर्स, अब इसमें तीन चीज़ें हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में आपके पास क्या होता है, आर द टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड सच एज पीपल और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनपुट में क्या है, आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब रिसोर्स में आपके पास क्या है, पीपल, और आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन, आपके पास उस टेक्नोलॉजी की कितनी, आप कितना इनपुट डाल रहे हैं। और सेकंड आपके पास है प्रोसेस। प्रोसेस मेजर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इनोवेशन टू द मार्केट। कितनी जल्दी आपका ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर सकता है और एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ सकता है। उसकी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या करेंगे, डिफ़ाइन कर रहे होंगे यहाँ पर। जैसे एक प्रोडक्ट बनता है, उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले उसमें वो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर वो डिस्पैच होगा। तो वो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि एक टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से बनाएंगे। आप लोग लेकर आ गए, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। कब तक आप उसको मार्केट में लेकर आओगे। लास्ट आपके पास है आउटपुट मेजर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कमर्शियल इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन सच एज रेवेन्यूज जनरेटेड बाय न्यू सर्विस और प्रोडक्ट। आउटपुट में आपके पास है कि जब आपको प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार हो जाता है प्रोसेस के बाद, आप उसे मार्केट में लेकर आने के काबिल बना देते हो, तो उसको अब कमर्शियली आप कैसे, आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, आप कैसे उस प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फिर है आपके पास बेंचमार्किंग।
Models are used to determine how well a business unit, division, organization or corporation is performing compared with other similar organization. अब बेंचमार्किंग मॉडल्स आपके पास होंगे. बेसिकली बेंचमार्किंग हमारे पास क्या है कि कंपैरिजन का क्राइटेरिया हमने बनाया है कि हमें इस कॉम्पिटिटर तक पहुंचना है, तो ये हमारा एक बेंचमार्क है. तो उसको आप, या सिमिलर कंपनी है, ये भी हमारे साथ इसी तरीके से काम कर रही है, तो अगर ये इतना कर सकती है तो हम भी इतना कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक बेंचमार्क अपना मॉडल बनाएंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचना है. तो उसमें क्या है कि आप ये डिफ़ाइन कर रहे होते हो कि आपका बिजनेस यूनिट क्या करता है, किस डिवीज़न में किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, या आप अपने आप को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उससे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज़ एंड डेवलप अ बिजनेस केस टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन. अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें कुछ प्रायोरिटीज़ देखने हैं, और या कुछ चीज़ें जो हम अपने बिज़नेस के केस को इम्प्रूव कर सकें. जो है हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें यूटिलाइज करते हुए. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कैन गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स एंड प्रायोरिटाइजिंग द इम्प्रूवमेंट माइट बी डिफिकल्ट. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो आप एवेलुएट कर रहे होते हैं किसी टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस को, वो जो है कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है. ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, मतलब सही रिज़ल्ट भी बता सकता है, वो आपको गलत रिज़ल्ट भी बता सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव करना या इसकी प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो क्राइटेरिया शुड बी इस्टेब्लिश्ड फॉर डिटरमाइनिंग विच मेजर्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड हेल्पफुल. तो आपने क्राइटेरिया क्रिएट करना है जिसके बेसिस पे आप ये मेजर कर रहे होंगे कि जो है आपका आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी अप्रोप्रिएट है और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है. सबसे पहले अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मतलब एक आपकी कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक आपकी कंपनी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जिसको देखते हुए आपने क्या करना है कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी के अंदर इस चीज़ को, अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड आपके पास है डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट रेंज बेस्ड ऑन द कोर कैपेबिलिटीज़ डेवलप. आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसमें से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं. डाइवर्सिटी का जैसे अक्सर एचआर के उसमें डाइवर्सिटी का वर्ड आता है, अगर आपने सुना हो, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई हमारी कंपनी में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब डिफरेंट काइंड के लोग उस पर काम कर सकते हैं, रंग सूरत के हिसाब से, मज़हब के लिहाज से, कास्ट के हिसाब से, तो हम उस चीज़ को डाइवर्सिटी कहते हैं. तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट अगर बना लें और वो बेस्ड ऑन द कोर कैपेबिलिटीज़ डेवलप, जो आपका जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसे उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, अगर अगर वो बना सके तो उस चीज़ को आप देखें. थर्ड वन है एडजस्टमेंट्स टू मैच इंटरनल स्ट्रेंथ. ठीक है, आप इस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करें कि आपके जो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है वो उसको मैच कर जाए, ताकि जो है आप अपनी कंपनी के जो वीकनेसेस हैं उनको हटा सकें, एंड टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट. और आप अपनी कंपनी के जो है कॉम्पिटिटिवनेस को जो है इम्प्रूव कर सकें ग्लोबल मार्केट के अंदर. आप जो प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी लेकर आना चाह रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, आसानी के साथ हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए. टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना आसान होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी की सिनर्जी जो है आपकी कंपनी के मुताबिक हो, उसके नीड्स के मुताबिक हो. मिसफिट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उससे मिसफिट नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ और है और आप कोई और टेक्नोलॉजी इनोवेट करके आप अपनी कंपनी के अंदर उसको लगा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर. हाँ, कुछ बातें हैं जिन्हें होना चाहिए और जिन्हें नहीं होना चाहिए, वही आपकी कंपनी के क्या हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी कंपनी के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी के एग्जिस्टेंस को या जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट changes. Improvement projects are similar to new product or process project and need to be implemented following approaches similar to those for R&D management. ठीक है, इम्प्लीमेंट चेंजेस में क्या है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, आपने इसको इम्प्रूव किया, तो तब भी वो आपकी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक न्यू प्रोजेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है.
Improving performance requires the management of a wide range of issues, including uh, technology, culture, and organizational change. Therefore, learning and change management become indispensable parts of the implementation. ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चेंज में हमारे पास क्या है कि एक मरतबा आपके पास मतलब एक प्रोजेक्ट था, आपने क्या किया, उसको इम्प्रूव किया, तो एक न्यू प्रोजेक्ट के तौर पर, ये प्रोडक्ट के तौर पर आपके सामने आएगा। किस तरीके से आएगा कि पहले एक मरतबा आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने रिज़ल्ट चेक किए, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा था, देन अगेन आपने क्या किया, उसमें कुछ चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट लेकर आ गए। ठीक है, अपने R&D डिपार्टमेंट की मदद से, तो वो अब बेहतर काम करने लग गया। जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कुछ इश्यूज आपके पास आते हैं, जैसे कि आइडिया चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में आप चेंज करेंगे, तो जो है कभी कभार जब हम इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे वो आते हैं जो या ऐसे फेजेस आते हैं जो हमारी कंपनी के लिए जो है गुजरते हैं, मतलब सही नहीं होते। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपके पास बहुत मरतबा री इंजीनियरिंग आप समझने का प्रोसेस बहुत मरतबा चल सकता है कि एक मरतबा आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने आपने क्या किया, उसको इम्प्रूव करने के लिए भेजा, फिर वो इम्प्रूव करके आ गया, अगेन आपने कहा कि इससे ज़्यादा बेहतर मुझे चाहिए, तो दोबारा से क्या हुआ, उसमें दोबारा से इम्प्रूवमेंट करके आ गए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है प्रोडक्ट जो है या जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी कंपनी के नीड के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन चेंज में हमारे पास क्या है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस अक्कर हो सकते हैं, और उसको अक्कर करते वक्त आपकी कंपनी को कुछ इश्यूज फेस हो सकते हैं, वाइड रेंज इश्यूज जो है फेस हो सकते हैं, उनको हम टेकल करते हैं और बार बार क्या करते हैं, री इंजीनियरिंग करते हैं, ताकि हमारे पास जो है जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, वो अच्छे तरीके से हमारी कंपनी के गोल्स के साथ जो है वो मीट कर सकें, करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इम्प्लीमेंटेशन चेंज के वक्त आपकी कंपनी जो है फेस कर सकती है। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, रिवर्स इनोवेशन अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड कम अप विद द सॉल्यूशन that will take into consideration a variety of factors, availability of electricity, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस। ठीक है, रिवर्स इनोवेशन का जो ताल्लुक है, ठीक है, इनके जो बुक में लिखा है, जैसे रिवर्स इनोवेशन की डेफिनेशन इन्होंने लिखी है कि जो रिवर्स इनोवेशन किया जाता है वो अक्सर अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए किया जाता है। अनडेवलप्ड कंट्रीज़ से मुराद या डेवलपिंग कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, अभी इस रेस में भाग रहे हैं कि डेवलप हो जाएं वो, तो उनके लिए अक्सर रिवर्स इनोवेशन किए जाते हैं। अब रिवर्स इनोवेशन की डेफिनेशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिवर्स इनोवेशन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम। उसमें वो कस्टमर के प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर एक सोल्यूशन लेकर आते हैं जो उसे कंसिडर कर सकते हैं, जिसके वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, किस फैक्टर के बिना पर वो सोल्यूशन को लेकर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी लेकर आ गए। ठीक है, पोर्टेबल हो गया वो, ठीक है, चार्ज करने की उसको ज़रूरत नहीं हुई, जैसे पोर्टेबल हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। और ड्यूरेबिलिटी, बहुत देर तक वो चल सकता है, और कम प्राइस में वो होना चाहिए। द गोल इज़ टू फिल 5 गैप्स इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दैट लीड टू रिवर्स इनोवेशन। कि ये 5 गैप्स हैं जिन्हें फिल करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, रिवर्स इनोवेशन कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ की अच्छी होनी चाहिए अगर वो इनोवेट कर रहे हैं उसको, या कोई प्रॉब्लम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को उन्होंने कहा, तो एक डिम जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको अच्छे से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल होना चाहिए, उसको रेगुलेटरीज के अंदर जो है ठीक हो। तो रिवर्स इनोवेशन में अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे एक कंपनी है हमारे पास, या बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बाहर के मुल्कों में इनोवेट करते हैं या कुछ मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की एग्जांपल नहीं देती, आपको पोलियो की मिसाल देती हूँ। ठीक है, अगर हम पोलियो वैक्सीन की बात करें तो बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोलियो के वैक्सीन की कीमत है, उनको फ्री नहीं दिया जाता है। सही है, लेकिन हमारी कंट्री में वही पोलियो वैक्सीन हमें फ्री दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम अनडेवलप कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके का कोई काम, या आप एक और मतलब